आज सुनिए हिंदी साहित्य की सशक्त लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी बिप्पो। नीरजा हेमेंद्र जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उनकी लिखी कहानियाँ जन जन में लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बड़े शहरों को जहाँ बड़े बड़े बंगले, बिल्डिंगें, चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, मॉल्स, दुकानें, बड़े बड़े कार्यालयों में कार्य करते अफसरों, बाबुओं व व्यापारियों का समूह बड़ा बनाता है, वहीं शहरों को बड़ा बनाने में यत्र तत्र अवैध रूप से बसी झुग्गी झोपड़ियों में और उनमें बसने वाले लोगों का भी योगदान कम नहीं है। सही अर्थों में इन तबके के लोग ही बड़े शहरों के निर्माण करता हैं। अवैध रूप से बसी इन बस्तियों में शहरों के आसपास के गांवों से आकर रहने वाले लोगों में बहुत से कुशल कारीगर हैं, जो जीवन यापन के लिए अपनी झोपड़ी के कम स्थान में ही रोजगार का सृजन कर लेते हैं, जिन्हें हम कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। इस बड़े शहर के पॉश कॉलोनी के मुख्य मार्ग के किनारे कतारबद्ध रूप से बनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंगों के सामने फुटपाथों पर निर्धन वर्ग के लोगों ने छोटी छोटी तंबू नुमा झोपड़ी बना ली हैं। इनमें रहने वाले अधिकांश पुरुष दिन में मजदूरी करने चले जाते हैं। महिलाएं आसपास के घरों में झाड़ू, चौका, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। कुछ महिलाएं इन फुटपाथों पर ही बांस की डलिया, कपड़ों के खिलौने, गमले, प्लास्टिक के सजावटी फूल इत्यादि बनाने का कार्य करती हैं। ये अपनी बनाई वस्तुओं को उन्हीं फुटपाथों पर विक्रय हेतु लगा देती हैं। आते जाते लोग सड़क के किनारे लगी इन आकर्षक वस्तुओं को देखकर आकृष्ट होते हैं तथा क्रय करते हैं। इनका ये धंधा खूब चल जाता है। ऐसे ही एक टेंट नुमा झोपड़ी के सामने वो मुझे मिली। उससे मिलने का कारण बने उसके द्वारा बनाए गए वे प्लास्टिक के फूल, जिन्हें वो फुटपाथ पर बैठकर बेच रही थी। सांवला रंग, उलझे बाल जिन्हें कई दिनों से संवारा न गया हो, रूखे हाथ पैर, रंगीन चीटेदार सलवार कुर्ता, किशोरावस्था की बढ़ती उम्र, लंबा होता हुआ कद व अलहड़ सा मन मस्तिष्क। मैं न जाने किस आकर्षणवश कई फूलों की दुकानों को छोड़कर उसके द्वारा बेचे जा रहे फूलों की तरफ बढ़ी। गमले में लगे एक आकर्षक प्लास्टिक के फूलों के गुच्छे का मूल्य उससे पूछा। उसने कुछ अनमने व अलसाए हुए हाव भाव से मुझे मूल्य बताया। मूल्य मुझे उचित लगा और मैंने उससे उसे देने के लिए कहा। इस बीच उस टेंट नुमा झोपड़ी से एक अधेड़ उम्र की महिला ने सिर निकालकर बाहर झांका और उसके सामान बेचने के ढंग से संतुष्ट होकर पुनः अंदर चली गई। मैंने उसे पैसे दिए, फूलों को गाड़ी में रखा व चली आई। घर में सभी ने उन फूलों को पसंद किया। मैंने उन्हें उन फूलों को बेचने वाली लड़की के विषय में भी बताया। उसके अलहड़पन की छाप बहुत दिनों तक मेरे हृदय पर पड़ी रही। इस घटना को व्यतीत हुए 2 वर्ष हो चुके थे। मेरी कामवाली ने अचानक एक दिन बताया कि वो अब काम पर नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसे गांव जाना पड़ रहा है। उसके अचानक काम छोड़कर जाने की बात सुनकर मैं कुछ विचलित सी हो गई व उससे कहा कि हो सके तो अपनी किसी परिचित महिला को मेरे यहाँ काम पर लगा दे, क्योंकि मुझे ऑफिस के साथ साथ घर के कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में कोई कठिनाई ना हो। दूसरे दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी कामवाली के साथ एक लड़की खड़ी थी। मुझे समझते देर न लगी कि वो अपनी जगह से काम पर रखने के लिए लाई है। मैं मनी मन प्रसन्न हो गई कि कामवाली मिल गई और मेरी एक बड़ी परेशानी दूर हो गई। वो उस लड़की को लेकर अंदर आ गई। वह मुझसे उसका परिचय कराते हुए बोली, मेम साहब, ये बिब्बो है। आज से आपका कार्य करेगी। ये यहीं समीप ही नाले पर बने फुटपाथ पर रहती है। इसका परिवार कई वर्षों से यहाँ रहता है। इसकी माँ ने कई बार मुझसे इसे अच्छी जगह काम पर लगा देने के लिए कहा था। ये अच्छा है कि ये आप लोगों के यहाँ काम करेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा। वह धीरे धीरे कुछ काम भी सीख जाएगी। घर में बेकार बैठी रहती है। मैंने उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा। धुंधली स्मृतियों में से उसका परिचय निकल आया। ये तो वही फूलों वाली लड़की है जो फुटपाथ पर फूल बेचा करती थी। 2 वर्षों में कितनी बदल सी गई है। 2 वर्षों के अंतराल में वो कितनी लंबी सी हो गई है, सामान्य से कुछ अधिक लंबी।
उलझे बालों का स्थान कसकर बंधी हुई 2 चोटियों ने ले ली थी। अल्हड़ व अलसाई सी दिखने वाली बिब्बो मुझे कुछ सकुचाई सी लगी। मैंने उसे काम के लिए पूछा तो वो कल से काम पर आने की बात कहकर जाने लगी। मैं उसे जाते हुए देखती रही, उस बिब्बो को देखती रही जो शनह शनह बदल रही थी एक आकर्षक युवती के रूप में। अगले दिन से बिब्बो काम पर आने लगी। वो समय से काम पर आती, चुपचाप से अपना काम करती व चली जाती। प्रारंभ में डरी सकुचाई सी रहने वाली बिब्बो हफ्ते 10 दिनों के पश्चात मुझसे खुलने लगी। यदा कदा अपनी पारिवारिक बातों से भी मुझे अवगत कराने लगी। उसकी बातों में सुखद कम दुखद घटनाओं का उल्लेख कहीं अधिक रहता। मेरे ये पूछने पर कि वो इस पढ़ने लिखने की उम्र में विद्यालय न जाकर घरों में काम क्यों कर रही है, वो उदास सी हो गई। तत्पश्चात एक फीकी सी हंसी हंस दी, बोली कुछ भी नहीं। मैंने पुनः पूछा, क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाकर पढ़ने का नहीं होता? पुनः वही फीकी सी हंसी हंसकर बोली, पढ़ना? हम 5 भाई बहनों में से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है, तो मैं क्या पढ़ाई करूंगी? बचपन में अपनी उम्र की लड़कियों को विद्यालय जाते देखकर मेरा भी मन विद्यालय जाने का होता था, किंतु मेरा बाप शराबी था ना, वो काम कुछ नहीं करता था। माँ ही मेहनत मजदूरी करके 5 बच्चों के साथ ही साथ मेरे पिता का पेट भरती थी। बिब्बो कुछ सोचती हुई सी बोल रही थी, मानो उसे बचपन के अपने दिन याद आ रहे हों। वो कुछ पल रुककर पुनः बोली, माँ बताती हैं कि हम पहले गांव में रहते थे। दाने दाने को मोहताज हो जाने के कारण मेरा बाप हम सबको लेकर शहर आ गया। हम सब नाले के किनारे फुटपाथ पर झुग्गी बनाकर रहने लगे। हम सब भाई बहन बचपन से ही काम करते हैं। बिब्बो काम करते हुए बताती जा रही थी, मुझसे बड़ा भाई सड़क के किनारे पान मसाले के पाउच बेचता है। मैं, माँ और मेरी छोटी बहन घर पर प्लास्टिक के फूल भी बनाते हैं। मैंने कहा कि तुम बहुत ही सुंदर फूल बनाती हो, कहाँ से फूल बनाना सीखा? वो तो मैंने वही फुटपाथ पर सीखा। वो लक्ष्मी, रीता, उमा सब बनाती हैं, उन्हीं को बनाते देखकर मैं भी सीख गई। बिब्बो अपनी धुन में बोली जा रही थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सामने बिल्डिंग में मिले अपने काम के पैसों से पहली बार फूल बनाने का सामान लाई थी, किंतु उस काम में लाभ अधिक नहीं है। लागत की अपेक्षा ग्राहक कम पैसा देना चाहते हैं। फुटपाथ पर ये धंधा करने वाले भी बहुत हो गए हैं। इस कार्य से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है। अनपढ़ बिब्बो की समझदारी भरी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। बिब्बो चुप हो गई। मैं भी अपने कार्य में व्यस्त हो गई। मेरे विचारों में कहीं न कहीं मंथन होता रहा कि काश ये भी समझ पाते शिक्षा का मूल्य। इनमें भी इतनी समझ आ पाती कि बच्चों की शिक्षा हेतु मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ फुटपाथ पर झुग्गी बनाकर रहने वाले लोग भी उठा पाते। बच्चों की फीस माफ़ी, मुफ्त पुस्तकें, बस्ते, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ उठाते हुए भी ये भी शिक्षा ग्रहण कर पाते तो इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां गरीबी, शोषण व अशिक्षा से अवश्य मुक्त हो जाती। किंतु ये सब कुछ एक काश के साथ दब गया। मैं भी वैचारिक मंथन छोड़कर जीवन की आपाधापी में व्यस्त हो गई। रात ढलती, सवेरा आता, बिब्बो भी प्रतिदिन काम पर आती और चली जाती। शनैः शनैः 1.5 वर्ष व्यतीत हो गए। दिन बदले, ऋतुएं बदलीं, किंतु बिब्बो के जीवन में कुछ भी बदलने वाला न था। वो काम पर आती, अपने घर की, भाई बहनों की, शराबी पिता की, प्रतिदिन रात को होने वाले माँ पिता की गाली गलौज की बातें बताती, काम समाप्त करती और घर चली जाती। उसके जीवन में जैसे सब कुछ अपरिवर्तनशील था, कदाचित एक चीज को छोड़कर, और वो था समय के साथ आकर्षक होता जाता उसका नैसर्गिक सौंदर्य। किशोरावस्था का वो अल्हड़ पड़ाव, जिसके प्रभाव स्वरूप आकर्षक होता उसका शारीरिक गठन व पंखुड़ियों सा कोमल चेहरा। एक दिन बिब्बो आई और अचानक अगले दिन से काम पर न आने में अपनी असमर्थता प्रकट की। मैंने उससे कारण पूछा तो अनमनी सी होकर पारिवारिक मजबूरियों की बातें बताने लगी। यद्यपि उसके काम पर न आने की मजबूरियों की बातों से मैं संतुष्ट नहीं थी। मैंने उसे उसके काम के पैसे दिए। उसने विनम्रता से मुझे अभिवादन किया, जैसा कि वो कभी कभी करती थी। तत्पश्चात वो चली गई। समय अपनी ही गति से व्यतीत होता रहा। ऋतुएं आती रहीं, जाती रहीं।
मुझे तो ये ऋतुएं भी मनोभावों के अनुरूप प्रतीत होती हैं। सुख के क्षणों में खुशनुमा ऋतुएं तो उदासी के क्षणों में उदासी प्रतीत होती ऋतुएं। ऋतुओं का प्रकृति के साथ साथ हृदय से भी गहरा नाता लगता है। उस पर ये बसंत ऋतु, ये वसंत ऋतु तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ विरह की ऋतु भी प्रतीत होती है। अपूर्ण स्वप्न, अपूर्ण इच्छाएं, समय की गति के साथ पीछे छूटते गए भावनात्मक पल, सब कुछ इस ऋतु में विस्मृतियों के गर्त से निकलकर विस्मृतियों के सुनहरे पंख लगाकर वो हमारी कल्पनाओं में उड़ने लगते हैं। मार्च का महीना प्रारंभ हो चुका था। उस सांझ मैं छत पर बैठकर नीले आसमान में बिखरे हुए प्रकृति के मनोहारी चित्रों को देख रही थी। सूर्य का सुर्ख गोला अपनी स्वर्ण रश्मियों को आसमान में बिखेर चुका था। इन रश्मियों की आभा में बादलों के छोटे टुकड़े सोन बलाक की भांति आसमान में उड़ रहे थे। तोतों के झुंड कलरव करते हुए पेड़ों की शाखाओं में समाते जा रहे थे। मैं प्रकृति के सौंदर्य में कहीं गुम हो रही थी, एक अलहड़ किशोरी की भांति। सब कुछ नवीन लग रहा था, किंतु मैं उम्र का एक पड़ाव पार कर चुकी थी। बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने जीवन यापन हेतु नौकरियों में लग चुके थे। जिम्मेदारियां कम हुई तो प्रातः सायं कुछ समय भ्रमण के लिए भी निकलने लगा, वरना समय की कमी हृदय की यह साधारण सी इच्छा भी पूरी न होने देती। समय कुछ आगे बढ़ा तो गर्मी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। प्रातः की हवा सुखद लगने लगी। मैं प्रतिदिन प्रातः टहलने का लोभ संवरण न कर पाती तथा सैर हेतु दूर दूर तक निकल पड़ती। पैदल टहलते टहलते मार्ग में जीवन के अनेक रूपों के साक्षात्कार करने का अवसर मिलता। कहीं पर तो मार्ग के किनारे छोटी छोटी गुमटियों व ठेलों में चाय वगैरह बेचने वाले दिन की तैयारियों में व्यस्त दिख जाते, तो कहीं गुमटियों ठेलों के पास झाड़ू लगाते, अंगीठियाँ सुलगाते किशोर व बच्चे रुआसी शक्लों में काम करते मिल जाते, जो हमारी विकास प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह की भांति प्रतीत होते। तो वहीं कहीं आसपास झूठे पत्तलों व कूड़े में प्लास्टिक की पन्नियाँ व गिलास इत्यादि बीनते मैले कुचैले से बच्चे, युवतियाँ व महिलाएं, जो अपने साथ प्लास्टिक की बोरियां लेकर घूम घूम कर हम सभ्य लोगों द्वारा शहर भर में फैलाए गए कूड़े से कबाड़ बीनते दिख जाते। उस दिन इन्हीं दृश्यों से दो चार होती हुई मैं टहलते टहलते दूर निकल आई। सहसा कबाड़ बीनती दो महिलाओं के बातचीत के स्वर कानों से टकराए। उनमें से एक महिला द्वारा दूसरी महिला के संबोधन के स्वर को सुनकर मैं पीछे मुड़े बिना न रह सकी। वो महिलाएं बस कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थीं। बातचीत में वो महिलाएं एक दूसरे के नाम का संबोधन भी करती जा रही थीं। उनमें से एक संबोधन था बिब्बो। इस संबोधन से मुझे वर्षों पहले के एक नाम का स्मरण हो आया। मैं उन महिलाओं की शक्लों में डरते डरते उस बिब्बो के तलाशने का प्रयत्न करने लगी। मन ही मन ये भी सोचती जा रही थी कि मैली कुचैली सी दिखने वाली महिलाएं व कूड़ा बीनने का ही काम, वो बिब्बो यहाँ नहीं हो सकती। किंतु मेरा हृदय धक से रह गया जब मैंने देखा कि उनमें से एक महिला वही बिब्बो थी। मैंने उसकी तरफ देखा तथा मेरे मुंह से आश्चर्य मिश्रित स्वर निकल पड़ा, बिब्बो? वो पलट कर मुझे देखकर पहचानते हुए भी देर तक न पहचानने का यत्न करती रही। मैंने उससे कहा, बिब्बो कहाँ थी तुम इतने दिन? उसने मेरी तरफ देखा। जीवन के निर्मम यथार्थ से कठोर हो चुके अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, मैं मेम साहब बहुत परेशानियां आ गई थीं, कहकर वो चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। यदि ऐसा था तो काम छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। वो हाथ में पकड़े हुए मैले से बोरे को अपने पैरों के पास रख चुकी थी। मैं तो उसके साथ दूसरे शहर चली गई थी। उसने मुझसे विवाह करने की बात कही थी, किंतु वो शराब पीता था, मुझे मारता पीटता था तथा खाना व कपड़ा भी नहीं देता था। दृष्टि नीचे झुकाए हुए बिब्बो ने जवाब दिया तथा नीचे ही देखती रही। मैं पुनः सन्न रह जाने की बारी में थी। तो क्या किसी ने किशोरावस्था में उसे बहकाया था, उसका शोषण किया व छोड़ दिया? बिब्बो के काम छोड़कर जाने का यही कारण था? मैंने पुनः पूछा, तुम वापस अपने पिता के घर नहीं गई? गई थी, पिता के घर भी गई थी, किंतु वो क्या मुझे सहारा देता? शराबी था, मिनट दो मिनट भी घर में रहने नहीं दिया, भगा दिया।
पेट की ज्वाला शांत करने के लिए मैं क्या करती? किसी से भीख तो न मांगती फिरती। दृष्टि झुकाए ही बिब्बो ने जवाब दिया। कठोर हो चुके उसके चेहरे पर मुझे कभी कभी पहले सी मासूमियत के भाव भी दृष्टिगत हुए। आप जैसे भले लोगों के साथ मैंने भी जिंदगी के 2-4 अच्छे दिन जी लिए मेम साहब, कहते हुए बिब्बो ने मेरी तरफ देखा। रहती कहाँ हो? मैंने पूछा। वहाँ उस रेल की पटरी के किनारे बसी हुई झुग्गी में। एक बिटिया भी है 5 वर्ष की, उसने बताया। मैं स्तब्ध रह गई। पूछ बैठी, वो कहाँ है, किसके पास है? वो झुग्गी के बाहर खेल रही होगी, उसे वहीं अकेले छोड़कर आती हूँ मेम साहब। पढ़ने जाती है? मैंने पुनः पूछा। पढ़ने क्या जाएगी, हम लोगों के भाग्य में पढ़ना कहाँ लिखा है। कुछ बड़ी हो जाएगी तो अपने साथी काम पर रखूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, बिब्बो ने जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, उसे मत लाना, उसे पढ़ाना लिखाना उसकी किस्मत बन जाएगी, मैंने शीघ्रता से कहा। मैंने शीघ्रता इसलिए दिखाई कि मुझे लगा कि यदि ऐसा कहने में मैंने विलंब किया तो कहीं बिब्बो उसे भी अपनी तरह न बना दे। यद्यपि अपनी सोच पर मुझे कुछ हास्य की अनुभूति हुई। कौन पढ़ाएगा मेम साहब, पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अकेली क्या कर पाऊंगी उसके लिए? जैसा भाग्य लेकर आई है वैसे ही जी लेगी मेम साहब, जाने दीजिए, कहकर बिब्बो जाने के लिए मुड़ने लगी। मैंने तत्काल कहा, यदि तुम पढ़ाना चाहो तो उसकी पढ़ाई व अन्य खर्चों का उत्तरदायित्व मैं ले लूँगी। उसका भविष्य अच्छा बनाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा इतना कहते ही बिब्बो पुनः पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। क्या ऐसा हो पाएगा मेम साहब? मैं भी उसे ये नारकीय जीवन कहाँ जीने देना चाहती हूँ। मेरी बिटिया अच्छा जीवन व्यतीत करे, यह मैं क्यों नहीं चाहूँगी? बिब्बो ने प्रसन्न होते हुए मुझसे कहा। मैं कल तुम्हारे पास आऊँगी, उसका यहीं पास के किसी विद्यालय में नामांकन करवा दूँगी। कल तुम मुझे अपने घर पर मिलना, मैंने कहा। ठीक है मेम साहब, आप वहाँ पहुँचकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, बिब्बो कबाड़न की झुग्गी। मैं घर पर ही रहूँगी तथा आपकी प्रतीक्षा करूँगी। कहते हुए बिब्बो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा का प्रकाश था। वो प्रकाश जो किशोरावस्था में मार्गदर्शन के अभाव में कहीं विलुप्त हो गया था। मैं वापस अपने घर की तरफ चल दी। मेरा हृदय असीम आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था। मैं सोचती जा रही थी कि यदि मैं एक बच्ची को बिब्बो से बिब्बो कबाड़न बनने से रोक लूं तो ये मेरे जीवन की अल्प सार्थकता होगी। इसे सार्थक बनाने का अवसर दिया है बिब्बो ने। बिब्बो विपरीत दिशा की तरफ जा चुकी थी। आगे बढ़ते अपने कदमों को रोककर मैंने पलट कर देखा। पीठ पर कबाड़ का बोरा लटकाए बिब्बो तेज कदमों से चली जा रही थी, दूर दूर, कहीं दूर। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी बिब्बो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।